अगर आप वीडियो इस तरीके से देख रहे हैं कि मोबाइल सामने लगा हुआ है एंड यू आर सिटिंग हियर एंड यू बी लाइक सर मेरा तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा मेरे भाई। तुझको एक प्यारे तरीके से मेरे भाई पहले एक रजिस्टर लेना पड़ेगा। यहां पर जब मैं साइड होता हूं तो तुझको उसको पॉज करना रहेगा और पॉज करने के बाद मेरे भाई ये सब लिखना रहेगा। जो मैं कह रहा हूं ये सब साथ साथ लिखना। एक सर्वे करा गया था, 30 दिन तक एक बच्चे को बोला गया कि तू नोटबुक में नोट्स बना और दूसरे बच्चे को बोला गया कि तू लैपटॉप में नोट्स बना एंड दे वर अनअवेयर अबाउट एनीथिंग। बट जब बाद में टेस्ट किया गया, जब बाद में उनके रिजल्ट्स निकले तो उनके रिजल्ट्स कुछ ऐसे निकले कि जिसने रजिस्टर में लिख लिख के किया था, सब कुछ नोट्स बनाए थे, उसका मेमोरी रिटेंशन ज्यादा था, उसको ज्यादा चीजें याद थी। और जिसने नॉर्मली ऐसे ही करा था, उसका जो लैपटॉप से कर रहा था, उसका मेमोरी रिटेंशन इतना नहीं। मेरे को एक बात बता, कितनी बार ऐसा होता है कि हमको डेरिवेशन याद होता है, पेपर में बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं, तीसरे या चौथे स्टेप पे अटक जाते हैं, उसके बाद समझ ही नहीं आता इसको कैसे प्रोसीड करना है। दैट इज एक्चुअली ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिस। हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। सभी बच्चों का अपने इस वन शॉट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चे, आज की इस वन शॉट में मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपको कराने वाला हूं और मैं आपको एक चीज बता दूं बेटे कि आज अगर आप इस वन शॉट को पहली बार देख रहे हैं, आज से पहले कभी केटीजी को हाथ नहीं लगाया और स्कूल में फुल मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटे। पिछले कुछ वीडियोस में आप लोगों ने जितना सपोर्ट दिखाया मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल था। थैंक यू सो मच दिल से आप सभी बच्चों को। शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की वन शॉट की, बस पूरा देखना। आपके फाइनल्स तक, आपके 12th बोर्ड्स तक, आपके जेई नीट की जर्नी में आपके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा दिल से। चले बेटे, सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की अगर हम बात करते हैं बच्चे, क्योंकि आप 11th क्लास में है, स्कूल में आप एग्जाम्स दे रहे होंगे बेटे, तो आपका जो टीचर है वो टर्म 1 वाले चैप्टर्स का वेटेज घटा देता है, टर्म 2 वाले चैप्टर्स का वेटेज बढ़ा देता है। ये चैप्टर आपका लगभग 4 से 5 नंबर का आ रहा होगा बेटे। इसके अंदर क्या क्या हमसे पूछेगा? बॉयल्स लॉ पूछता है, चार्ल्स लॉ के बारे में पूछेगा, परफेक्ट इक्वेशन ऑफ गैस क्या होता है ये पूछेगा, देन दे विल आस्क अस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ असम्पशंस, गैस प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है बेटे, फिर काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मीन फ्री पाथ क्या होता है। आपको यहां सब मिलेगा, एक सिंगल वर्ड भी मिस नहीं मिलेगा आपको मजे आएंगे बेटे। बस आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। रजिस्टर आप उठा लीजिए। हां, अगर आप में से कोई भी बच्चा इस बात से कंफ्यूज है कि सर ये नोट्स कहां मिलेंगे, सर ये जो आप लिख रहे होंगे ये ऑन द स्पॉट उतारना है कि बाद में पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो बेटे आप लोग जो है ना, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना, 7778833059। और साथ साथ में मेरे बच्चे टेलीग्राम चैनल है हमारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, फिजिक्स ऑन योर टिप्स, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी चीज स्किप ना हो। बेटे शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ की। बेटे सर ये बॉयल्स लॉ क्या होता है सर, थोड़ा सा आप इसके बारे में हमको बता दो। बच्चे मैं आपको बताता हूं बेटे, बॉयल क्या कहता है। वो कहता है कि सर अगर आप कोई भी गैस में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा आप मैक्रोस्कोपिक साइंस पढ़ रहे हैं, यहां पर आप पूरा मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। तो बेटे बॉयल्स लॉ के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो इसने बोला कि सर अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं बेटे, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे आपका वॉल्यूम जो है बेटे, आपका प्रेशर जो है बच्चे, आपका प्रेशर जो है बेटे वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान से देखना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद जो प्रेशर है मेरा वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मानी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसका ग्राफ होता है मेरे भाई। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बच्चे, अगर प्रेशर का V के साथ आप ग्राफ बनाते हैं तो इसको हमेशा इनवर्सली वाला ग्राफ बोलते हैं। इसको हमेशा क्या ग्राफ बोलते हैं बेटे? इनवर्सली वाला। और अगर P का 1/V के साथ बनाते हैं तो देखो P जो है वो V के इनवर्स है लेकिन 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे कंडीशन में आप ऐसा ग्राफ बनाते हैं बेटे।
जब ऐसी बातचीत होती है मेरे भाई, तो आपको यहां से ये मिल रहा है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बोले तो P बराबर समथिंग कांस्टेंट बाई V हो जाएगा, समथिंग कांस्टेंट बाई V हो जाएगा। यहां से आपको मिल रहा है PV बराबर कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको मिल रहा है PV बराबर कांस्टेंट, बोले तो P1 V1 बराबर P2 V2 या PV बराबर कांस्टेंट। ये है हमारा बॉयल्स लॉ बेटे। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बड़ ऑब्वियस सी बात है, बट हमने आपको यहां भी करा दिया। ध्यान से देखो बच्चे, अगला लॉ आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स क्या कहता है कि सर अगर आप अब की बार वो प्रेशर को कांस्टेंट रखेगा बेटे। तीन चीजें डिफाइन करती है हमारे सिस्टम को, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो वो कह रहा है सर अब की बार अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा बच्चे, अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो ऐसे कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटे, वैसे वैसे गैस का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो ये ऐसा ग्राफ है। अच्छा, इधर मैंने 3 ग्राफ लिखे हैं। ये 3 ग्राफ में क्या है बच्चे, अगर आप देखोगे तो दिस इज एट प्रेशर P1, दिस इज एट P2 एंड दिस इज एट P3। अब यहां पर P1 P2 से बड़ा है, P2 P3 से बड़ा है। ये क्या है, ये ग्राफ क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये मैं भी आपको जब वेरिएशन पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा बेटे। मगर फिलहाल आप ये समझ लो कि कम प्रेशर वाला है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, सॉरी ज्यादा प्रेशर वाला, और कम प्रेशर वाला है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। गॉट इट गाइस? चलिए भैया हम आगे बढ़ते हैं बेटे। ये चार्ल्स लॉ हमको और भी कुछ बताता है, मैं आपको बताता हूं कैसे। चार्ल्स ने ये बोला कि सर अगर कोई भी गैस है तो 0 डिग्री पर उसका कुछ वॉल्यूम होता है, राइट? 0 डिग्री पर उसका कुछ वॉल्यूम होता है बेटे। हमने कहा बिल्कुल होता है सर। तो अगर आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटे, तो अभी आपने बोला सर वॉल्यूम भी बढ़ेगा। हमने कहा ठीक बात है सर। कैसे बढ़ेगा? देखो यहां लिखा भी हुआ है कि सर टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है। अलेक्जेंडर चार्ल्स ने बोला कि सर अगर प्रेशर कांस्टेंट है देन वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273.15 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल। ध्यान से देखना, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है भैया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कुछ वॉल्यूम है भैया, ठीक है ना, प्लस अगर आप गौर से देखोगे, अगर आप गौर से देखोगे बेटे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर कुछ वॉल्यूम है, प्लस इसको अगर मैं बताता हूं ना आपको तो ये कुछ ऐसा होगा कि जो टेम्परेचर है वो अपॉन 273.5 इंटू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस कर दो। मानी ये बात हो रही है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का कुछ वॉल्यूम है, आपने 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो V0 प्लस 20/273.15 इंटू V0 वो वॉल्यूम बन जाएगा बेटे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जब एलसीएम लेता हूं तो ये बना 273.15 प्लस T बेटे। अब देखो ये तो टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस है, ये समथिंग कुछ दूसरा टेम्परेचर है जो बढ़ाने के बाद आपका आया, तो मैंने इसको T ले लिया बेटे और ये मेरा T0 है। यहां से मुझको क्या पता चला कि V at any temperature upon V at 0 is T by T0. So V by T is V0 by T0. इसका मतलब V by T कांस्टेंट हो गया, बोले तो V is directly proportional to T। ध्यान देना बच्चों, इतना डिटेल में किसी भी वन शॉट में आप नहीं देखेंगे जो मैं आज आपको यहां करवा रहा हूं। मजे आने वाले हैं, तो इसीलिए बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चे। गे-लुसाक्स लॉ हमसे क्या बोल रहा है? आपको पता है एक हमारा ना केमिस्ट्री का टीचर था, ठीक है ना, उसको हम बड़ा चिढ़ाते थे। वो जैसे ही जब कभी गे-लुसाक्स लॉ पढ़ाता था तो ऐसे बोलता गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है ना। तो हम बार बार जाकर उससे पूछते थे कि सर ये क्या है ये, तो बोलते थे ये ऐसा स्टेट करता है। हम बोलते नहीं, एक बार पूरा पढ़ के दिखा दो, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो गे-लुसाक्स लॉ, ये लॉ क्या बोलता है बेटे? इसने कुछ नहीं बोला है, इसने बोला है कि सर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर जो है वो भी बढ़ेगा इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया? यहां लिखा है सब कुछ, इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब इतना वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है, ठीक है ना बच्चे, गैस के मॉलिक्यूल्स है। तो आपने क्या किया मेरे भाई, आपने क्या किया बच्चे, आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेरे भाई, वैसे वैसे आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग?
पिस्टन को अगर मैंने दबा दिया तो समझ में आया कि नहीं आया, तो प्रेशर भी बढ़ेगा। गॉट इट गाइस? तो इसका भी कॉन्टेक्स्ट वही है कि T डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर जो होगा वो प्रेशर एट 0 प्लस T बाई 273.15 हो जाएगा। तो इस वाले को मैं कैपिटल T लिख लूंगा, इस वाले को मैं T एट 0 लिख लूंगा, तो P एट T बाई P एट 0 बराबर T बाई T एट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब P बाई T कांस्टेंट हो जाएगा। मैं बोलूंगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है तो भैया सिंपली आप तीन चीजें पढ़ लो। सबसे पहला बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने बोला भैया अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेरी गुड सर। चार्ल्स ने बोला सर जो टेम्परेचर है, जो वॉल्यूम है गैस का, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे भैया। गै-लुसाक्स लॉ कह रहे हैं सर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लो, प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मर्जी आपकी, आपको डिटेल में पढ़ना है, आपको नॉर्मल पढ़ना है, टोटली अप टू यू मेरे भाई। परफेक्ट गैस इक्वेशन की बात करेंगे बच्चे, तो ये इक्वेशन क्या बोलता है? ये कहता है सर पीवी बराबर एनआरटी, जहां पर P is the pressure of gas, V is the volume of gas, R is the universal gas constant, T is the temperature, N is the number of moles। ये कैसे आया मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। बॉयल्स ने बोला वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अरे हाय ना बोलो यार, ठीक है ना, बात तो एक ही हो गई। या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अरे हाय ना बोलो, ठीक है ना। तो अब चार्ल्स कहता V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मैंने दोनों को कंबाइन कर लिया भैया, T ऊपर लिख लिया, P नीचे लिख लिया, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई P। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो मैंने कहा V बराबर समथिंग कांस्टेंट इनटू T बाई P। आपने कहा ठीक है सर। तो P सामने चला गया और T नीचे आ गया, तो PV अपॉन T बराबर कांस्टेंट आ गया। ठीक भाई, इस कांस्टेंट को हमने R मान लिया, ठीक है ना। दैट R इज एक्चुअली अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। वैल्यू जब हमने आइडेंटिफाई करी तो हमको मिला, तो PV बराबर RT बन गया। आप ध्यान से देखिएगा, लिखा भी है कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस द कांस्टेंट हैज सेम वैल्यू फॉर ऑल गैसेस व्हिच इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और PV RT के बराबर हो गया। ये तो आपको पता ही है, बेसिक सी चीजें हैं बेटे। अगर मैं कहूं फॉर n मोल्स ऑफ अ गैस बेटे, गैस के n मोल्स के लिए, और n मोल्स ऑफ अ गैस बेटे, तो PV बराबर nRT हो जाएगा। भाई 1 मोल के लिए RT, तो n मोल्स के लिए nRT। दिस इज नोन एज परफेक्ट और आइडियल गैस इक्वेशन। याद रखना स्मॉल n जो है दैट इज एक्चुअली मास ऑफ अ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। स्मॉल n इज मास ऑफ अ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास बेटे। सो फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस, गैस के 1 ग्राम के लिए बेटे जो गैस का मास है वो 1 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर को मैंने m नॉट लिखा है, तो मेरा स्मॉल m हो जाएगा 1 बाय m नॉट, और मेरा जो इक्वेशन है मेरे भाई PV बराबर 1 बाय m नॉट इंटू RT हो जाएगा, इंटू RT हो जाएगा। और इस R बाय m नॉट को मैंने स्मॉल r लिख दिया, तो PV बराबर RT हो जाएगा। याद रखना ये बेसिक सी चीजें हैं, हर कोई बस अपने वीडियो में सिर्फ बोल दे रहा है PV बराबर RT nRT, दैट्स इट। कैसे आया, किस तरीके से आया, क्यों जरूरी है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आपको लगेगा भैया वरदान है हमारे लिए। सब बता रहा हूं, आप मुझे बताइएगा वीडियो के कमेंट्स में आपको कैसा चाहिए लेक्चर, डिटेल चाहिए, नॉर्मल चाहिए। हां, कोशिश यही है कि कम से कम ड्यूरेशन में खत्म करेंगे उसको, डोंट वरी फॉर दैट। सर एक और चीज आती है भैया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वो कहता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर यूनिट एवोगाड्रो नंबर, तो R हो जाएगा KB इंटू Na। तो जहां जहां आप, अच्छा एक और चीज, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na बेटे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं आपको बताऊं तो PV बराबर nRT है बेटे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस और नॉट? हमने कहा कोई बात नहीं, स्मॉल n की जगह n बाय Na, ये रहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na। R की जगह क्या लिखूंगा? KB इंटू Na, और कैपिटल T तो मेरा है ही है। सर Na से Na काट दो सर, तो PV क्या हो जाएगा? KB इंटू NT। PV क्या हो जाएगा बच्चे? KB इंटू NT। यस और नॉट? ये भी एक रिलेशन है। और कभी अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू मांगे तो इतना है। सर याद रखे क्या, इसको कर लो याद यार, छोटी सी वैल्यू है, कभी हमेशा दिया होगा पेपर में, पर इफ इन केस स्कूल वाले टीचर ने नहीं दिया तो फिर बाद में वो मानते भी नहीं है, वो कहते हैं भैया अब तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। तो मार्क्स कटवाने से बेटर ये नहीं है कि हम भाई कर ले अच्छे से, है ना बेटे?
मैं गलत तो नहीं कह रहा बच्चे? क्या हम लोग आगे चल सकते हैं बेटे? यस सर। सर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो आपने पढ़ा आर, दिस इज पीवी बाय एनटी, राइट? पीवी बोले तो वर्क डन, एनटी बोले तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर। इसका ऐसा यूनिट होता है जूल पर मोल पर केल्विन, सीजीएस यूनिट होता है कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। जब हमने इसका वैल्यू निकाला मेरे भाई तो 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन आया एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैसे? प्रेशर की जगह हमने एच रो जी लिखा, मरकरी का डेंसिटी और भाई आपका जी का वैल्यू दे रहा, और वॉल्यूम की जगह स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 लीटर होता है, और ये आपका टेम्परेचर केल्विन में यहां से आया। और अगर इसी चीज को आपको कैलोरी में देना है मेरे भाई तो आप 4.18 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.98 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। आई गेस यू गाइज आर क्लियर विद दिस पार्ट। मेरे हिसाब से अब इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम बचता नहीं है। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बच्चे। देन आई विल मूव अहेड टू द आइडियल गैस बच्चे। सर ये आइडियल गैस क्या है सर? सर व्हाट इज दिस आइडियल गैस? सर एक ऐसा गैस जो इस आइडियल इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी को एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉलो कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं बेटे तो आप ध्यान से देखना, दो अजम्पशंस लिए जाते हैं कि गैस का मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबली स्मॉल, गैस का मॉलिक्यूल ना मात्र है, पॉइंट के बराबर, ठीक है ना। और दूसरा कह रहा है सर देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस। आपने थर्मोडायनेमिक में पढ़ा होगा कि भाई गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इसीलिए वहां लिखा जाता है कि गैस का जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो टोटली काइनेटिक इन नेचर होता है क्योंकि पोटेंशियल जीरो है। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये अजम्पशंस जो है ना मेरे भाई, ये तभी वैलिड है जब आपका गैस का प्रेशर लो है और टेम्परेचर बहुत हाई है। समझ में आया कि नहीं आया? आइडियल गैस देखिए भाई, हमने तो बड़ी क्लियरली बोला है ना। आप जब जब मेरी वीडियो देखोगे तो फिजिक्स में आइडियल शब्द मिलेगा। आइडियल इज समथिंग, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। फिर हम पढ़ते हैं कि रियल अगर होता तो उससे कितना डेविएट करेगा। जैसे जब कभी रिश्ता होता है तो क्या बोला जाता है कि भाई लड़का और लड़की के 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं। मानी वो बोलते हैं सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए। भाई रियलिटी में ऐसा कभी होता ही नहीं है। रियलिटी में तो डेविएशन होती है, ठीक है ना। तो सर ये मेरी आइडियल गैस है सर ये मेरी क्या है सर? आइडियल गैस है सर। ये पीवी बाय एनटी मानी आर का प्रेशर के साथ वो है ग्राफ है, ये मेरा आइडियल गैस का ग्राफ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने क्या बोला, आइडियल गैस के सबसे करीबी गैस कौन सी है? जिसका प्रेशर कम है और टेम्परेचर हाई है। यहां ध्यान से देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा बेटे, T3 कम है बच्चे, तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा बेटे वैसे वैसे ये आइडियल गैस से दूरी बना लेगा। ये आइडियल गैस से बहुत दूर है। आइडियल गैस के करीब वाला गैस कौन सा है बेटे? ये T1 वाला, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेशर कम है बेटे, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेशर कम है मेरे भाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो आप समझना बेटे कि कोई भी गैस आइडियल गैस जैसा बिहेव कब करेगी? व्हेन इट्स प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई, राइट। तो हम अगर बॉयल्स लॉ वाला ग्राफ बनाएंगे बच्चे तो ये बॉयल्स लॉ वाला ग्राफ है जहां प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देखो यहां पर भी बच्चे T2 कम है, तो T2 कम है तो कम टेम्परेचर वाला ज्यादा डेविएट करेगा, ज्यादा टेम्परेचर वाला लगभग आइडियल गैस के बराबर ही, मतलब उसके बगल में ही होगा। उसी तरीके से अगर मैं चार्ल्स लॉ की बात करूं बच्चे तो टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मगर आप यहां ध्यान से देखना बच्चे, अगर हाई प्रेशर है, अगर हाई प्रेशर है तो ये देखो रियल गैस जो है ना आइडियल गैस से भागने की कोशिश कर रहा है। मगर जब P2 इज लो प्रेशर तो लो प्रेशर पे ये मेरा रियल गैस है और आइडियल गैस, सॉरी ये मेरा आइडियल गैस है डॉटेड लाइन वाला, और रियल गैस एक्चुअली उसको टच करने की कोशिश कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? बिकॉज एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस एक्चुअली बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। होता नहीं है, बस उसके करीब होता है। गॉट इट गाइस? तो भैया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब हम पढ़ रहे थे मेरे भाई, तो बच्चे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ ये 8 असम्पशंस लिए गए, ठीक है ना। आप इन असम्पशंस को लिखिएगा क्योंकि पेपर में सीधा सीधा कभी कभार 3 नंबर का सवाल पूछ लेता है। राइट 4 assumptions of kinetic theory of gases, 3 assumptions of kinetic theory of gases, 5 assumptions of kinetic theory of gases। तो जब assumptions of kinetic theory of gases पूछता है तो आपको एक हिसाब से लर्न करके जवाब देना पड़ता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा बेटे? यस सर।
देखिएगा बच्चे क्या लिखा हुआ है, ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सभी गैसेस मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। अरे भाई ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। द मॉलिक्यूल्स आर रिजिड, अच्छा मॉलिक्यूल्स रिजिड होते हैं, इलास्टिक स्फीयर्स होते हैं, सभी रिस्पेक्ट्स में एक जैसे होंगे गिवन गैस के लिए, और अलग अलग गैसेस के लिए मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे। तो भाई साहब बात क्या मतलब है इसका, कि सारे गैसेस मॉलिक्यूल से मिलकर बने और फॉर अ गिवन गैस सभी मॉलिक्यूल्स एक जैसे होने चाहिए। असम्पशन है भाई साहब, इस दुनिया में अगर सारे लोग एक जैसे हो जाएंगे तो दुनिया में रहना मुश्किल नहीं हो जाएगा। सो दिस इज एन असम्पशन फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है बच्चे, अगला भैया, सर मॉलिक्यूल का जो साइज है सर वो विद एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। ये ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है बेटे कि अगर हम देखेंगे कि जैसे मेरे पास दो कंटेनर्स है, ठीक है ना, अब गैस को जो स्पेस मिल जाता है वही ऑक्यूपाई कर लेता है, हाँ कि ना, ऐसे करके। तो ये ऐसा बता रहा है कि लाइक गैस में लगभग इतने मॉलिक्यूल्स होंगे बाकी पूरे स्पेस में, पूरे कंटेनर में। तभी तो वो कह रहा है कि मॉलिक्यूल का साइज दो मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस के बीच के हिसाब से नामात्र है, नेग्लिजिबल है। समझे बात को? तभी तो वो कह रहा है कि सर मॉलिक्यूल का जो साइज है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस के हिसाब से नामात्र है। गॉट इट गाइस? आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे अगले वाले अजम्पशन पे, ठीक है ना। तो दो अजम्पशन हो गए। द मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। मॉलिक्यूल सभी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं सभी डायरेक्शंस में। हमने कहा ठीक बात है सर। ड्यूरिंग द रैंडम मोशन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर, जब मोशन करेंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड विद द वॉल्स ऑफ द वेसल्स, तो जो कंटेनर है उसके वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। मगर याद रखना इस कोलिजन के अंदर जो उनकी वेलोसिटीज है वो चेंज होती है डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में। भैया मॉलिक्यूल जब दीवार से टकराएगा तो वापस आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये इसका एक असम्पशन था बेटे। फिर बोलता है सर जो कोलिजन हो रहे हैं वो परफेक्टली इलास्टिक है। याद है हमने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था, इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम का भी लॉस नहीं होता है और काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस नहीं होता है। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं बच्चे? क्योंकि अभी इसकी नीड पढ़नी है, ये मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, ये अभी आएगा, हमसे पूछेगा बेटे। गॉट इट गाइस? आई होप दिस इज क्लियर। चलो तो हमने कहा सर कोलिजन्स परफेक्टली इलास्टिक है सर, देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सर, ठीक है ना, और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, थस ऑल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज काइनेटिक। जस्ट अभी बताया मैंने। अगले असम्पशन पे चलेंगे बेटे। कह रहे सर दो कोलिजन्स के बीच में, बिटवीन टू कोलिजन्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल एक स्ट्रेट पाथ कवर करेगा बेटे, दैट टू विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। माने ये है तो मॉलिक्यूल ऐसा सीधा जाएगा, ये है मॉलिक्यूल ऐसा सीधा जाएगा, ये मॉलिक्यूल ऐसा सीधा जाएगा, स्ट्रेट पाथ कवर करेगा। और कह रहा है सर द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ये जो एवरेज डिस्टेंस है इसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चे, स्कूल के अंदर मीन फ्री पाथ का भी आपसे अक्सर 2 या 3 नंबर का पूछ लेता है चीजें। जो बता रहा हूं नोट करते रहना बच्चे, साथ में जरूरी है बेटे। आगे कह रहा है सर द कोलिजन्स आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, माने कोलिजन्स के बीच में टाइम गैप ना मात्र बराबर है। और लास्ट में इन स्पाइट ऑफ द मॉलिक्यूलर कोलिजन गैस का जो डेंसिटी होगा वो थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट रहेगा। भाई साहब 8 फेरे 7 होते हैं, इसने 8 शर्तें रख ली कि भैया ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के असम्पशंस है भैया, ठीक है ना। तो मैं फिर से बोल रहा हूं मेरे बच्चे, स्कूल में कभी कभार 3 नंबर में 4 से 5 असम्पशंस आपसे पूछ लेता है, तो आपको याद ही तो करना है कि सारे गैसेस मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, ठीक है ना, और सारे मॉलिक्यूल्स फॉर अ गिवन गैस एक जैसे होंगे। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स नामात्र है उसके दो डिस्टेंस, उन दो मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस के बीच में। सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करेंगे भैया, समझ में आया कि नहीं आया? सारे डायरेक्शंस में मूव करेंगे। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रैंडम मोशन में मॉलिक्यूल एक दूसरे से भी कोलाइड करता है, वेसल से भी कोलाइड करता है। जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है भैया। पढ़ रहे हो ना आप? यहां पर समझ में आया कि नहीं आया? दो कोलिजन्स के बीच में मॉलिक्यूल बिल्कुल फ्री पाथ कवर करेगा, समझ में, और उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। उसके बाद टाइम ना मात्र के बराबर है दो कोलिजन्स के बीच में, और दूसरा गैस का डेंसिटी थ्रू आउट द जर्नी सेम रहने वाला है। गॉट इट गाइस? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर ये डेरिवेशन यू समझ लीजिए 120% टीचर पेपर में देने की कोशिश करता है। हाउ डज अ गैस एक्सर्ट प्रेशर?
अब टीचर जो है ना वो बड़े अलग अलग तरीके से कराता है, आपको टफ लगता है। मैं आपको बता रहा हूं 1 मिनट के अंदर अगर आपकी बेसिक जो वर्क एनर्जी पावर या लॉस ऑफ मोशन में जो बेसिक 1-2 डेरिवेशंस बताई थी ना, अगर वो क्लियर है ना तो ये इजीली हो जाएगा आपका। देखिए क्या होता है भैया, ये गैस मॉलिक्यूल्स है भैया, कोलाइड हो रहे हैं, करते 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 यहां से जाकर इस दीवार पे टकरा जाएंगे भैया। जैसे ये इस दीवार पे टकराया मेरे भाई, तो टकराते ही दीवार से वापस आने लगेगा, हाँ कि ना भाई। ये फोर्स लगाएगा वॉल के ऊपर, वॉल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वापस आ जाएगा। और क्योंकि इसका कुछ एरिया भी है तो फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया प्रेशर। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखा है भाई कि मेमोरी ट्रिक है, कोलिजन विद वॉल्स इज प्रेशर, कोलिजन विद वॉल्स इज प्रेशर। बात समझ में आ रही है? मैं समझाता हूं इसको, आपको अच्छे से समझाता हूं आपको, ठीक है ना। ये मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना भैया कैसे। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस का एक्सप्रेशन, ऐसा मान के चलते हैं बेटे कि एक भाई m मास का कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, एक, और वो यहां से चलते चलते इस दीवार पे टकराएगा। इस दीवार के अंदर n मॉलिक्यूल्स है भैया, इस दीवार के अंदर n मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे जाके टकराएगा, फिर वो वापस आ जाएगा। इस वाले मॉलिक्यूल के सभी डायरेक्शन में वेलोसिटीज है बेटे। इस वाले मॉलिक्यूल के x डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, y में भी है और z में भी है। ये मॉलिक्यूल जब ट्रैवल कर रहा है स्पेस में तो x में भी वेलोसिटी है, y में भी है और z में भी है। हम फिलहाल सिर्फ x वाले को कंसीडर कर रहे हैं कि चलते 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 टकराया, वापस आया, ठीक है ना, वापस आया। फॉर्मूलाज पहले मैंने लिखवा दिए, इसको पूरा डिराइव करेंगे बेटे, इसको पूरा डिराइव करेंगे बच्चे। कैसे आया, किस तरीके से आया, मजे आएंगे, आप समझना बेटे। कह रहा पीवी बराबर एनआरटी होता है ना, वैसे तो यहां पर पीवी बराबर 1/3, m जो है उस एक मॉलिक्यूल का मास है, n मॉलिक्यूल्स है तो n से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। और यूआरएमएस स्क्वायर क्या होता है बच्चे, ये मैं आपको बताऊंगा बेटे। ये होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्पीड मान लो, ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसका मतलब क्या है, जितने भी पार्टिकल्स है बेटे, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, उन सब का स्पीड को आप ऐड कर दो बेटे, स्क्वायर करके। पहले स्क्वायर करेंगे, फिर ऐड करेंगे, और फिर उनको n से डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज बन जाएगा। रूट का मतलब रूट कर दिया, मीन का मतलब सभी वेलोसिटीज का स्क्वायर करके मीन कर दिया बेटे, उसको बोलते हैं यूआरएमएस या वीआरएमएस, कुछ किताबों में वीआरएमएस लिखा होता है। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है बेटे। मास क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस है, स्मॉल m। और यूआरएमएस क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है बेटे। कैसे क्या है ये आपको समझा रहा हूं बेटे, ध्यान से देखना, मजे आएंगे। मान के चलते हैं बच्चे, एक मॉलिक्यूल है जिसका m मास है बेटे, ठीक है ना। ये पूरे कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। यहां से ये मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा था बच्चे u वेलोसिटी के साथ। हमने 3 वेलोसिटीज ऐसे डिवाइड कर दिए, ux1 मान लेते, uy1 मान लेते और uz1 मान लेते। हमको फिलहाल x वाले को कंसीडर करना है। और आपको एक चीज बता दूं बेटे, ये ux1, uy1 और ये uz1 ये एक्चुअल में बराबर होते हैं बेटे। समझ में आया कि नहीं आया? मानिए अगर वो जा रहा है कहीं पर भी तो उसका x डायरेक्शन का भी वेलोसिटी सेम रहेगा, y का भी और z का भी। तो इस चीज को जरा जरूर ध्यान देना, इस चीज को जरूर ध्यान में रखना बच्चे कि ux1 बराबर uy1, ये 1 क्यों लिखा कि पहला पार्टिकल है, ये uz1 के बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये uz1 के बराबर है बच्चे, ये आपका uz1 के बराबर है। और ये एक्चुअल में बराबर किसके हो गया फिर? अगर तीनों को प्लस करके u आ रहा है तो ये u1/3 हो गया कि नहीं हो गया? अरे है ना, बोलो यार, ये u1/3 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भैया। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर। तो अगर आपको u भी चाहिए तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, दैट u1 इज लाइक ux1 i कैप प्लस uy1 j कैप प्लस uz1 k कैप बेटे, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो बच्चे, क्योंकि वेक्टोरियल है। मगर मैं तो कह रहा हूं कि भाई मुझको सिर्फ x वाला डायरेक्शन लेना है। यू समझो बेटे, m मास का मॉलिक्यूल है, ये चलते चलते बेटे ये इस दीवार से जाके टकराया मेरे भाई, ux1 वेलोसिटी से टकराया, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है ना, इलास्टिक कोलिजन है, टकराया, वापस आया, उसी स्पीड के साथ वापस आ गया भाई, ठीक है ना। ऐसे केस में मोमेंटम का चेंज हो गया, देयर इज चेंज इन मोमेंटम। भाई इनिशियल मोमेंटम mv होता है तो mux1, फाइनल मोमेंटम में डायरेक्शन बदल गया तो -mux1, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन पहले राइट में था अब लेफ्ट हो गया।
तो माइनस एम यू एक्स वन हो गया बेटे। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा मेरे भाई, ये आपका माइनस एम यू एक्स वन माइनस एम यू एक्स वन विच इज माइनस टू एम यू एक्स वन, वैल्यू वाइज टू एम यू एक्स वन हो जाएगा अगर मैग्नीट्यूड ले लेता हूं तो। ठीक है ना भैया, हमने कहा ठीक बात है सर। बात यह होती है कि सर एक कोलिजन में कितना टाइम लगेगा, ये कुछ ऐसी बात है भैया, एक दीवार ये है एक दीवार ये है, मॉलिक्यूल यहां से ऐसे चलते या टकराया, टकराने के बाद दोबारा ही अगर इसको यहां टकराने तो क्या होगा, इस वॉल से पहले इस वॉल तक आना पड़ेगा, फिर इस वॉल से यहां आएगा, तो ये एक कोलिजन होगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं बेटे, मॉलिक्यूल जो है ना, ये देखो ये एल लेंथ है बच्चे, ये एल लेंथ है, यहां से मॉलिक्यूल जो है ना वो चलते 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 यहां टकराया बच्चे, टकरा गया। अब दूसरा कोलिजन कब होगा भैया, तो पहले ये यहां से यहां आएगा मेरे भाई, फिर यहां से यहां आएगा, यानी कि फॉर द नेक्स्ट कोलिजन बेटे उसको टोटल 2l डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। बात समझना, यहां बच्चा अक्सर गलती करता है बेटे, उसको टोटल 2l डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। भाई कोलिजन हुआ, आया इस दीवार पे टकराया, इस दीवार से वापस इस पे टकराया, तो एक कोलिजन के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटे, 2l। कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चे, 2l। सो फॉर वन कोलिजन इट कवर्स 2l डिस्टेंस बेटे। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटे, 2l डिस्टेंस कवर किया। तो हमसे पूछता है सर टाइम टेकन फॉर ईच कोलिजन, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होगा बच्चे, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2l, किस स्पीड के साथ बेटे, ux1 स्पीड के साथ, तो टाइम आ गया। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन वाला का सेकेंड लॉ जो है वो क्या बोलता है कि सर फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, हाँ कि ना, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल। तो भाई डेल्टा पी जो है, डेल्टा पी जो है वो मेरा 2mu(x1) आ गया, यस बच्चे, और डेल्टा टी जो है बेटा वो मेरा 2l/ux1 आ गया। मैंने कहा ये भी ठीक है सर। सर 2 से 2 को डिवाइड मार दो सर आप, सर तो ये जो ux1 है ये जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा mu(x1) का स्क्वायर बाय l। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा mu(x1) का स्क्वायर बाय l। क्या मेरी बात समझ में आ रही, समझ गए सर, समझ गए सर। तो u क्या होगा मेरे भाई, u होगा बच्चे ux(i) कैप प्लस uij कैप प्लस uzk कैप, ये तो हमको पता है। आप याद रखो, अगर मुझको u स्क्वायर चाहिए मेरे भाई, u स्क्वायर चाहिए, क्योंकि तीनों बराबर है मेरे भाई, तीनों बराबर है, तो क्या मैं u स्क्वायर को 3ux का स्क्वायर लिख सकता हूं, अरे हाय ना बोल यार, ux uy uz बराबर है u/3 के, तो ये 3ux बराबर u स्क्वायर हो सकता है, यस सर। तो ux1 का स्क्वायर जो है बेटे वो u1 स्क्वायर बाय 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। तो सर फोर्स के फॉर्मूले में m/l ठीक है, इस ux1 स्क्वायर की जगह क्या मैं u1 स्क्वायर बाय 3 लिख सकता हूं, क्या मैं यहां पर u1 स्क्वायर बाय 3 लिख सकता हूं मेरे भाई, यस सर। सो दिस इज एक्चुअली फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल बेटे, ये क्या है मेरे भाई, ये फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल है मेरे भाई। देखो ना F बराबर m/l u1 स्क्वायर बाय 3, सो दिस इज एक्चुअली फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल मेरे भाई। क्या है भैया, ये एक मॉलिक्यूल की वजह से फोर्स है बेटे, दिस इज फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल मेरे भाई। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, यस सर। आगे बढ़ते हैं सर, अगर एक मॉलिक्यूल की वजह से मेरा ये फोर्स है m/l u1 स्क्वायर बाय 3, तो n मॉलिक्यूल्स की वजह से कितना होगा, ऐड कर दो भाई, 1/3 m/l u1 स्क्वायर प्लस 1/3 m/l u2 स्क्वायर, ऐसे करते करते n मॉलिक्यूल्स है। मैंने कहा चलो 1/3 m/l को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस डैश 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 un स्क्वायर बाय n इंटू n। क्यों किया मैंने, ताकि मेरा वो आरएमएस वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, तो n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कर दिया बेटे। याद रखो, याद रखो, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यार यूआरएमएस जो होता है बच्चे वो इतना रूट होता है, तो यूआरएमएस का स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो मैंने कहा चलो इसकी जगह पर बेटे, इसकी जगह पर मैंने यूआरएमएस का स्क्वायर लगा दिया और आगे n तो आ ही गया, तो मेरा जो नेट फोर्स लगा मेरे भाई वो लगा 1/3 m/l यूआरएमएस स्क्वायर इंटू n। मगर मुझको तो कह रहा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन दी वॉल, यस सर। तो प्रेशर क्या होगा भैया, फोर्स अपॉन एरिया बेटे, बिल्कुल ठीक है सर। सर फोर्स की जगह मेरा 1/3 m/l यूआरएमएस स्क्वायर इंटू n, तो ठीक है। क्या एरिया साइड इंटू साइड होगा कि नहीं होगा, तो मैंने एरिया की जगह l स्क्वायर से डिवाइड कर दिया बच्चे,
एक बात बताओ, L इंटू एल स्क्वायर क्या मेरा वॉल्यूम नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है सर। एक बात बताओ बच्चे, L इंटू एल स्क्वायर क्या मेरा वॉल्यूम नहीं बन रहा है? सर बिल्कुल बन रहा है सर। क्यों नहीं बन रहा सर? तो इसका मतलब सर मेरा जो P है वो 1/3 mn URMS स्क्वायर बाई V आ गया। ये V को मल्टीप्लाई मारो तो PV बराबर 1/3 mn URMS स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल यार। तो क्या मेरा P जो है वो 1/3 mn बाई V URMS स्क्वायर नहीं होगा मेरे भाई? बिल्कुल होगा सर। तो क्या मेरा P, अब देखो ये क्या है, मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स है भैया, अपॉन वॉल्यूम हो गया, तो मास अपॉन डेंसिटी इज रो हो गया। तो P को मैं 1/3 रो URMS स्क्वायर भी लिख सकता हूं। हमेशा याद रखना मेरे भाई, अगर आप वीडियो इस तरीके से देख रहे हैं कि मोबाइल सामने लगा हुआ है एंड यू आर सिटिंग हियर एंड यू बी लाइक सर मेरा तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा मेरे भाई। तुझको एक प्यारे तरीके से मेरे भाई पहले एक रजिस्टर लेना पड़ेगा। यहां पर जब मैं साइड होता हूं तो तुझको उसको पॉज करना रहेगा, और पॉज करने के बाद मेरे भाई ये सब लिखना रहेगा। जो मैं कह रहा हूं ये सब साथ साथ लिखना रहेगा, क्योंकि जब तू साथ लिखेगा मेरे भाई तब जाके तुझे ये याद भी होगा। बेटे एक बात याद रख, एक सर्वे करा गया था, 30 दिन तक एक बच्चे को बोला गया कि तू नोटबुक में नोट्स बना, और दूसरे बच्चे को बोला गया कि तू लैपटॉप में नोट्स बना, एंड दे वर अनअवेयर अबाउट एनीथिंग। बट जब बाद में टेस्ट किया गया, जब बाद में उनके रिजल्ट्स निकले, तो उनके रिजल्ट्स कुछ ऐसे निकले कि जिसने रजिस्टर में लिख लिख के किया था, सब कुछ नोट्स बनाए थे, उसका मेमोरी रिटेंशन ज्यादा था, उसको ज्यादा चीजें याद थी। और जिसने नॉर्मली ऐसे ही करा था, उसका जो लैपटॉप से कर रहा था, उसका मेमोरी रिटेंशन इतना नहीं था। तो बेटे बड़ी सिंपल सी बात है यार, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, और जब तक मल्टीपल टाइम्स हाथ से नहीं लिखेगा ना मेरे भाई तो कभी कुछ होगा नहीं। सुन मेरे को एक बात बता, कितनी बार ऐसा होता है कि हमको डेरिवेशन याद होता है, पेपर में बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं, तीसरे या चौथे स्टेप पे अटक जाते हैं, उसके बाद समझ ही नहीं आता इसको कैसे प्रोसीड करना है। That is actually due to the lack of practice मेरे भाई। वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की कमी की वजह से है। अगर तूने उसको घर पे 3-4 बार 5 बार किया होता तो तू कभी भी स्कूल में भूलता नहीं। आज तुझे ऐसा फील हो रहा होगा कि मेरे पास समय बहुत ज्यादा है, समय बहुत ज्यादा नहीं है मेरे भाई। तेरे पास मुश्किल से मुश्किल 20 दिन के आसपास का समय है फाइनल्स में, जिस हिसाब से जिस टाइम पे मैं ये वीडियो डाल रहा हूं। अगले साल कोई बच्चा इसको जल्दी देखता है वो एक अलग बात है, मगर आज अगर हम बात करते हैं तो आज हम बेसिकली 12 जनवरी पे खड़े हैं। समझो ना बात को। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा मेरे भाई कि इस वीडियो में जो भी चीज कराई जा रही है तेरे पेपर में आएगी, इसको अच्छे से कर ले। इतना क्वालिटी कंटेंट मैं गारंटी बोल रहा हूं तेरे को ऑफलाइन भी नहीं मिल रहा होगा। एक ये वीडियो करनी है, एक इसके क्वेश्चंस वाली वीडियो करनी है, तेरा चैप्टर खत्म हो गया मेरे भाई। 2 चीजों में तेरा चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, और चाहिए क्या भाई जिंदगी। चल मेरे भाई आगे बढ़ते। तो हमने कहा चलो भैया ये हो गया हमारा, चलिए आगे बढ़ते भैया। ये तो हो गया भाई, प्रेशर आ गया। सर नाउ आई विल सी दैट रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बेटे प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या आता है, ध्यान से देखना बच्चे। इफ आई विल सी, तो प्रेशर तो मेरा 1/3 mn URMS स्क्वायर हो गया बच्चे। एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी 1/2 MU1 स्क्वायर होगा। तो ऐसे ही n मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चे, 1/2 MU1 स्क्वायर प्लस 1/2 MU2 स्क्वायर। ऐसे करते करते 1/2 MUN स्क्वायर। मैंने 1/2 m कॉमन लिया, ये हो गया U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर। ऐसे करते करते UN स्क्वायर बाय n इंटू n। ठीक है जी, तो ये मिला मुझे URMS स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी मिला हाफ mn URMS स्क्वायर। समझे बेटे? हमने कहा बिल्कुल ठीक है सर। यूजुअली हमको यह भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 रो वी स्क्वायर होती है। याद है फ्लूइड्स वाले चैप्टर से जब तूने वन शॉट देखा था। एक बात बता, मैंने क्या किया, इस पीवी को काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर दिया मेरे भाई। मैंने पीवी को काइनेटिक एनर्जी से जैसे डिवाइड किया मेरे भाई, पीवी था 1/3 mn URMS स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी था 1/3 mn URMS स्क्वायर। काट दे तो तुझको पीवी बराबर मिला 2/3 काइनेटिक एनर्जी। समझ रहा है? या यू बोल कि काइनेटिक एनर्जी मिला 3/2 पीवी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर n1 है मेरे भाई तो पीवी बराबर RT होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 RT भी मिल गया।
अक्सर बच्चे लिख तो लेते हैं पर पता नहीं होता। देख भाई, ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए है मेरे भाई, और टी जो है तेरा वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। टी जो है तेरा वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है मेरे भाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है बेटे? देख ले मेरे भाई, नोट कर ले इसको पहले, उसके बाद आगे बढ़ बच्चे। याद रख, अगर मैं बोलता हूं तो काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स ऑफ गैस बेटे, गैस के n मोल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरे भाई? तो अगर 1 मोल के लिए 3/2 RT है मेरे भाई, तो n मोल्स के लिए क्या होगा? 3/2 nRT। तो n मोल्स के लिए क्या होगा मेरे भाई? 3/2 nRT। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर n मोल्स काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 nRT मेरे भाई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या होता है भैया? 3/2 RT बाय Na। समझ में आया? देख, यहां पर मोल की बात हो रही है मेरे भाई, यहां पर मोल की बात हो रही है, यहां पर तू एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। बात समझ रहा है मेरी बात को? मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पर मोल्स की बात हो रही है बेटे, यहां पर तू एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तुझको यह बात पता होनी चाहिए कि सर मेरा नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो तू अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो अगर एक मॉलिक्यूल की बात करेगा मेरे भाई, तो जो तेरा यहां पर है ना, जो तेरा यहां पर स्मॉल n है मेरे भाई, ये तेरा कैपिटल N बाई, इसकी जगह कैपिटल N बाई Na होना चाहिए। जहां n तेरा 1 है तो ये 1/Na हो गया। तो एक मोल के लिए, सॉरी, एक मॉलिक्यूल के लिए ये बना 3/2 RT बाई Na। बात समझ में आ गई? कितना बना बेटे? ये 3/2 RT बाई Na बन गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यस सर, क्लियर सर। तो एक बात बता, R बाय Na तो Kb भी होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अभी पढ़कर आए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा मेरे भाई 3/2 R बाय Na होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और कैपिटल T तो मेरा टेम्परेचर है। तो ये हो गया। याद रख, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है बेटे, ध्यान से देख, काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 kBT होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मगर आपको एक चीज और बता दूं बेटे, कि ये जो भी आप पढ़ रहे हैं ना मेरे भाई, ये सिर्फ मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए वैलिड है। मोनो एटॉमिक गैसेस जैसे मतलब एक एटम वाले गैस कौन से होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? बात समझ में आ रही? याद रखना, ये सब मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए वैलिड है, कोई बताता नहीं है इस बात को। अच्छा, एक और चीज देख, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो तू देख रहा है, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की बात करूं मेरे भाई, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की बात करूं मेरे भाई, तो ये प्रेशर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। कहीं पर भी प्रेशर दिख रहा है क्या आपको? नहीं। कहीं पर भी वॉल्यूम दिख रहा है क्या आपको? नहीं। और ये नेचर ऑफ आइडियल गैस पे भी डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये चीजें अक्सर आपसे पूछ लेता है बोर्ड्स में, तो आपको पता होनी चाहिए। हमने क्या किया सर, काइनेटिक एनर्जी वाले रिलेशन में n को 1 डाल दिया, फॉर 1 मोल n को 1 डाल दिया। तो ये क्या बन जाएगा बेटे? 1/2 MURMS स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? 1/2 MURMS स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो गया? 3/2 RT के बराबर। किसके बराबर हो गया भाई? 3/2 RT के बराबर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो URMS स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटे? 3RT बाय M। 3RT बाय M, तो URMS क्या हो गया? √3RT बाय M। ये मैं पढ़ाऊंगा आगे अभी आपको। RMS स्पीड, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये सब आएगा। मगर यहां से मुझको मिला URMS बराबर √3RT बाय M। तो यहां से एक चीज और क्लियर हो गई कि सर URMS तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप दिस इज वेरी क्लियर मेरे भाई। प्लीज 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 भैया पॉज करके नोट कर लेना मेरे भाई, ताकि आपको बाद में इसको हेल्प भी कर सको। तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया कि सर टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। भैया आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमने कहा बिल्कुल ठीक है सर। हमने कहा बिल्कुल ठीक है सर। कह रहा है हॉट गैस में मॉलिक्यूल्स तेजी से भागते हैं, कोल्ड गैस में मॉलिक्यूल स्लोली भागते हैं। यस सर, बिल्कुल बात सही है सर। समझ में आया कि नहीं है? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। सर बिल्कुल ठीक है सर। कोई ये पढ़ाता नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। याद रखना, शायद हो सकता है आपके स्कूल में भी ना पढ़ाया गया हो, मगर आप देख लो ये क्या कह रहा है कि सर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। एक गैस मॉलिक्यूल, ठीक है ना, मान लेते हैं हमारे पास दो गैसेस है A और B, ठीक है ना, एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना।
तो यहां से अगर हम देखेंगे दोनों की डेंसिटी हमने अलग अलग ले ली, दोनों की आरएमएस वेलोसिटीज भी अलग अलग ले ली। गैस ए जो प्रेशर लगाएगा वो 1/3 रो 1 V1 स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखो, गैस ए जो प्रेशर लगाएगा बेटे वो आपका 1/3 रो 1 V1 स्क्वायर हो गया, और गैस बी जो प्रेशर लगाएगा दैट इज 1/3 रो 2 V2 स्क्वायर मेरे भाई। When steady state of diffusion is reached, जब ये समझ लो ना कि भाई अब बिल्कुल ही हद पार हो गई, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स इधर की उधर चले गए, स्टेडी स्टेट अचीव हो गया, तो ऐसे कंडीशन में प्रेशर बराबर हो जाएंगे दोनों गैसेस के 1/3 रो 1 V1 स्क्वायर 1/3 रो 2 V2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहां से V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर रो 2 बाई रो 1 के बराबर हो जाएगा। तो V1 बाई V2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो 2 बाई रो 1। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है आरएमएस स्पीड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटीज के। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो क्या बोल रहा है सर, कह रहा है सर डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट डेंसिटी। डेंसिटी कम है तो गैस का डिफ्यूजन ज्यादा हो पाएगा, डेंसिटी ज्यादा है तो गैस का डिफ्यूजन कम हो पाएगा। दिस इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन मेरे भाई, ठीक है ना? मैं साइड हो गया, देख लो तुम लोग। मूविंग अहेड भैया, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। जितना इंपॉर्टेंट प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस वाला डेरिवेशन है उतना ही इंपॉर्टेंट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी है। 3 नंबर का सीधा सीधा पेपर में आता है। क्या कह रहा है सर? मान लेते हैं कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है हमारे पास, समझ में आया कि नहीं आया? मान लेते हैं नॉन रिएक्टिंग गैसेस का एक मिक्सचर है किसी भी वॉल्यूम में, मान लेते हैं बहुत सारे गैसेस हैं और उन सभी गैसेस का मिक्सचर किसी एक वॉल्यूम में हमने रख दिया, तो वो कह रहा है सभी गैसेस कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं आया? तो वे जो सारे प्रेशर्स है उनको पार्शियल प्रेशर बोला जा रहा है। सभी प्रेशर को ऐड कर दो, दैट इज एक्चुअली टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस आ जाएगा मेरे भाई। देखिए क्या बोल रहा है, एक वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे गैसेस है बेटे, हर एक गैस कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा मेरे भाई। तो जो एक इंडिविजुअल गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बोला। सभी पार्शियल प्रेशर्स को आप ऐड कर देंगे, दैट इज एक्चुअली टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस हो जाएगा। यानी यूं समझ लीजिए कि आपने पूरे को एक सिंपल एक इंडिविजुअल गैस मान लिया। क्या बोल रहा है सर? टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस occupying a given volume is equal to the sum of the partial pressures which each gas would exert if it alone occupied the same volume at a given temperature। ऐसा मान के चल लो कि एक वॉल्यूम में 6 गैसेस है, 6 के 6 गैसेस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, अगर उतने ही वॉल्यूम में एक अकेला गैस होता तो वो भी उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करता। ये मुझको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कह रहा है। इसके कुछ की पॉइंट्स है कि ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस पे अप्लाई होगा। हर एक गैस का खुद का कुछ प्रेशर होता है। पार्शियल प्रेशर इज प्रेशर गैस वुड एक्सर्ट अलोन, टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर्स। ये मैंने आपको बता दिया। कह रहा सर एयर कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो भैया नाइट्रोजन का गैस का प्रेशर और ऑक्सीजन का प्रेशर मिलाकर वो एयर का प्रेशर बनेगा। समझ में आया कि नहीं है? टोटल प्रेशर ऑफ एयर इज प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल ठीक है सर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का डेरिवेशन भी 3 नंबर का आ जाता है। मान लेते हैं हमारे पास जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसने वी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा है बेटे, तो उनमें सभी गैसेस के मॉलिक्यूलर मासेस लिख लिए मैंने, सभी गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिख लिए मैंने, हर एक गैस का इंडिविजुअल प्रेशर भी लिख लिया जो वो लगाएंगे, और हर एक गैस का आरएमएस वेलोसिटी भी लगा लिया उनके गैस के मॉलिक्यूल्स का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो P का फॉर्मूला क्या है? PV बराबर 1/3 mn VRMS स्क्वायर था। तो P1 क्या हो जाएगा? 1/3 M1 N1 V1 स्क्वायर बाई V। P2 1/3 M2 N2 V2 स्क्वायर बाई V। उसी तरीके से P3। तो हमारा जो टोटल प्रेशर आएगा, जो P1 प्लस P2 प्लस डैश डैश होएगा, वो इन सभी का एडिशन हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा बच्चे? सभी का एडिशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। जैसे जैसे टेम्परेचर गैसेस का बढ़ेगा बेटे मिक्सचर में, ठीक है ना, एज द टेम्परेचर ऑफ ऑल गैसेस इन द मिक्सचर इज सेम, सॉरी मैं बोल रहा बढ़ेगा, तो मिक्सचर के अंदर सभी गैसेस का टेम्परेचर सेम है बेटे। अगर टेम्परेचर सेम है तो सभी गैसेस की काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। इसका मतलब हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m3 v3 स्क्वायर, ऐसी करके हाफ mv स्क्वायर के बराबर है मेरे भाई। तो जब ऐसा हुआ तो हाफ से हाफ काट दो तो m1 v1 स्क्वायर, m2 v2 स्क्वायर, m3 v3 स्क्वायर सब mv स्क्वायर के बराबर हो गया। आई बात समझ में? तो हमने क्या किया बच्चे, यहां से हमने 1/3v को कॉमन ले लिया,
ठीक है ना, n1 प्लस n2 प्लस डैश 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 कर लिया और mv स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया बेटे। आई बात समझ? ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसको मैंने स्मॉल n ले लिया। समझ में आया? तो ये क्या बना? 1/3 mn स्क्वायर बाई वी, जहां पर v स्क्वायर क्या है भैया? रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वाला। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि सभी का है ना भाई, ऐड है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये तो प्रेशर का फॉर्मूला बनता है भाई। तो टोटल प्रेशर क्या हो गया? P1 प्लस P2 प्लस डैश Pn। दिस प्रूव्स दी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ने क्या बोला कि एक गिवन वॉल्यूम में बहुत सारे नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर है, सभी गैसेस इंडिविजुअल कुछ कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, सारे पार्शियल प्रेशर्स को ऐड कर दो, दैट इज एक्चुअली टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी गैस। आप करेंगे धीरे धीरे, आपको समझ आएगा। मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लो इसको। हाँ जी भैया, मजे आ रहे हैं? चलिए सर, मैक्सवेल्स का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, बेटे इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, अक्सर बच्चा इसको कंफ्यूज कर देता है। मैं आपको समझाता हूं, ये एक ग्राफ समझना है बस आपको, दैट्स इट, और कुछ नहीं। भाई देखो, गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स रैंडमली एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो उनकी वेलोसिटीज भी कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती रहती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने कहा भैया सभी मॉलिक्यूल्स की कुछ 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 वेलोसिटीज है। तो यहां पर हमारे साथ जो ग्राफ बन रहा है वो फ्रैक्शन, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग इन स्पीड v, कितने मॉलिक्यूल्स किस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, स्पीड लिया, और किस मॉलिक्यूल का क्या स्पीड है वो लिया गया बेटे। एक तरफ मॉलिक्यूल का स्पीड लिया गया इस तरफ, और एक तरफ उस स्पीड के साथ कितने मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मान लेते हैं एक गैस के अंदर 100 स्पीड है 50 मॉलिक्यूल्स का, तो इस तरफ 50 मॉलिक्यूल्स और इस तरफ 100 स्पीड वाले पे आएंगे। तो आप ध्यान से देखो बेटे, जब स्पीड कम है बेटे, ध्यान से देखना, गौर से देखना, जब भी स्पीड कम है मेरे भाई, देखो स्पीड कम है तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। समझ रहे आप? स्पीड कम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम है बेटे। ये देखिए, ये मान लेते हैं स्पीड है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम है बच्चे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये एरिया क्या दिखा रहा है बेटे? ये जो शेडेड रीजन है ये क्या दिखा रहा है बेटे? ये शेडेड रीजन एरिया दिखा रहा है हमको, एरिया है। और ये एरिया किसका है मेरे भाई? कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर उस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। दिस एरिया इज गिवन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग इन पर्टिकुलर दैट स्पीड। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो बच्चे, यहां पर ये मैक्सिमम स्पीड दिखा रहा है, मैक्सिमम स्पीड नहीं बेटे, ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो सबसे ज्यादा है बेटे, और इस टाइम पे जो स्पीड है बेटे उसको हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या होता है बच्चे? ध्यान से देखना, इस ग्राफ के अंदर एक तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कुछ स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, एक तरफ उन मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स है मेरे भाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पर है मेरे भाई, उस टाइम पे जो स्पीड है उसको मैंने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला, मानी मोस्टली मॉलिक्यूल्स इसी स्पीड के साथ मूव कर रहे होंगे। मान लेते हैं गैस के अंदर 2000 मॉलिक्यूल्स है, तो 2000 में से 1500 मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं उसको हमने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोल दिया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोल दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो आप ध्यान से देखना बच्चे, ये स्पीड है मेरे भाई, वेलोसिटी नहीं स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मेरे भाई, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मेरे भाई, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बच्चे, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बेटे। वेट फॉर अ व्हाइल, हाँ, सो मोस्ट अरे रे भाई क्या हो गया भाई, ये क्या हो रहा भाई, मिट का ही नहीं रहा है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भैया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस बेटे, याद रखना। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है बेटे? आगे पढ़ाऊंगा, √2RT/m होता है इसका फॉर्मूला। आरएमएस वाले का फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, √3RT/m होता है, ठीक है ना। और मैक्सवेल कह रहा है, मैक्सवेल कह रहा है कि एवरेज स्पीड जो है मॉलिक्यूल का वो √RT/m है। समझना मेरे भाई, 3 स्पीड्स है भैया। पहला मोस्ट प्रोबेबल, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, √2RT/m। दूसरा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है ना, दैट इज 3RT/m का रूट। और दूसरा कह रहा है कि अगर सभी पार्टिकल्स जा रहे हैं तो उनका एक एवरेज स्पीड लिया जाए, दैट इज 8RT/m।
8 RT by pi m. T is the absolute temperature. समझ में आया कि नहीं आया? इसको आप ऐसे याद रखो, RAM, RAM, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. समझ में आया कि नहीं आया? यह है मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन. पेपर में कम आता है तो इसलिए मैंने बता दिया. तो जब ये तीनों स्पीड्स है ना तो मुझे बताने पड़ेंगे बेटे. देखो एवरेज स्पीड क्या है मेरे भाई? एवरेज स्पीड क्या है मेरे भाई? इट इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्पीड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट अ गिवन टेंपरेचर. तो सभी मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड्स है उनको ऐड कर दो, n से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा. हमको पता ही. मैक्सवेल्स के अकॉर्डिंग एवरेज स्पीड क्या है? √8 RT बाय पाई एम. तो चाहे तो आप √8 RT बाय पाई एम लिख लो, चाहे आप √8 KBT बाय पाई एम लिख लो, या आप इसको मेरे भाई √8 PV बाय पाई एम लिख लो, क्योंकि RT जो है मेरा वो PV के बराबर है. समझ में आया कि नहीं आया? बात तो सही है सर. अगला आएगा मेरे भाई रूट मीन स्क्वायर स्पीड. क्या आएगा भैया? रूट मीन स्क्वायर स्पीड. ये तो आपने ऐड कर ही लिया. सभी पार्टिकल्स के स्पीड का स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो, रूट कर दो, उसका ये RMS हो गया. मैक्सवेल के अकॉर्डिंग VRMS √3 KBT बाय m होता है, या ये √3 RT बाय m होता है, या √3 PV बाय m होता है. और याद रखना हमने बताया भी था कि RMS स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट T. यानी अगर T 0 है बेटे तो गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन स्टॉप हो जाता है वहां पर. तो इसीलिए हम कहते हैं कि when T is 0 तो VRMS भी तो 0 होगा. आगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड possessed by the maximum number of molecules in a gas sample at a given temperature बेटे. सो V मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा? √2 KBT बाय m, √2 RT बाय m, √2 PV बाय m. समझ में आया कि नहीं आया? याद रखना RMS इज ग्रेटर देन एवरेज इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल. ठीक है ना? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. ये आपको याद होने चाहिए मेरे भाई. आगे बढ़ेंगे भैया. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बहुत जरूरी है भैया. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बहुत जरूरी है बेटे, अक्सर पूछता है. तो सर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है सर? ध्यान से देखना बच्चे कि कौन सा गैस कितने अलग अलग तरीके से एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है. गैस कितने अलग अलग तरीके से एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकता है, या यूं कह दीजिए कितने अलग अलग तरीके से वो मोशन कर सकता है बेटे, उसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं. हम अगर आपको याद दिलाए यहां पर, अगर आपको मैं लिखवाऊं यहां पर, तो देखो इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन. यानी उसके पोजीशन को समझाने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है. या यूं कह दो भैया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच पार्टिकल ऑफ द सिस्टम कैन अब्सॉर्ब एनर्जी. ये कुछ ऐसी बात है कि हर कोई बंदा अलग अलग तरीके से पैसे कमा रहा है, तो हर किसी के साधन, पैसे कमाने के कितने साधन हैं मेरे भाई. समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको बता दूं बच्चे, अगर सिर्फ x कोऑर्डिनेट में कोई पार्टिकल घूम रहा है तो उसके पास एक ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है. कोई x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स में अगर घूम रहा है, घूम सकता है, तो 2 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है. कोई 3 कोऑर्डिनेट्स में घूम सकता है तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है. जैसे समझ में आएगा, मैं समझाता हूं कैसे. फॉर एन एग्जाम्पल बेटे, अच्छा इसका पहले फॉर्मूला होता है बच्चे, F बराबर 3n- के. याद रखना, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिस्टम, और k क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन पार्टिकल्स. ये क्या आएगा, कैसे आएगा, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा गैसेस का एग्जांपल ले लेकर. समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी एक रिजिड बॉडी होती है ना, कोई भी बॉडी, तो वो ट्रांसलेटरी भी मूव कर सकती है, रोटेटरी भी मूव कर सकती है. मानी वो XYZ में भी घूम सकती है और वो रोटेट भी कर सकती है. तो इसीलिए 3 ट्रांसलेटरी मोशन और 3 रोटेटरी मोशन कर सकता है वो, तो 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया. आसानी से समझाता हूं क्या होता है मेरे भाई. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस बेटे, कोई भी एक ऐसा गैस जिसका सिंगल एटम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन एटसेट्रा, सिंगल एटम है, पॉइंट मास मान लो. देखो ये पॉइंट मास है भैया. अब ये पॉइंट मास घूम तो सकता ही नहीं. अरे है ना, बोलो यार. मानी ये क्या होगा? ये x में जा सकता है, ये y में जा सकता है, ये z में जा सकता है, हा कि ना? बाकी ये वाइब्रेट कर सकता है व्हेन टेम्परेचर इज वेरी हाई, विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल अभी इस केस में. तो हमारे पास हमने क्या बोला? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है भैया? 1 है बेटा, हा कि ना? और ये सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है, दैट्स इट. ये सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कह सकता है भाई. एक पॉइंट मास कैसे, मतलब ऐसे ऐसे कैसे घूमेगा भाई? आप समझ रहे हो ना, मेरी बात समझ रहे हो? ये सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है. तो अगर आप ध्यान से देखोगे
तो यहां पर मैंने फॉर्मूले में क्या बताया, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन पार्टिकल्स, एक ही पार्टिकल है तो मेरा K0 हो गया। n को मैंने 1 मान लिया तो मैंने कहा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यू कह दो भैया x एक्सिस में भी जा सकता है, y में भी, z में भी। अच्छे से और समझ आएगा जब डाई एटॉमिक गैस के बारे में पढ़ोगे बेटे। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन ऑक्साइड है, CO है, 2 एटम्स है A और B, कुछ फिक्स दूरी पर रखे हैं। ध्यान से देखना बच्चे, यहां पर एक A है मेरे भाई और एक B है बच्चे। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये दोनों क्या कर सकते हैं भैया, ये दोनों के दोनों मान ले ऐसे है भाई, ये पूरा सिस्टम x एक्सिस में जा सकता है, ये पूरा सिस्टम y एक्सिस में जा सकता है, ये पूरा सिस्टम z एक्सिस में जा सकता है। तो 3 तो इनके पास ट्रांसलेटरी मोशन है। अरे हां ना बोलो यार। अब ये पार्टिकल्स क्या है, ये जो है सिर्फ अपने अलोंग तो नहीं घूम सकते, ये ऐसे तो नहीं घूम सकते भाई, ये सिर्फ अपने अलोंग नहीं घूम सकते, बाकी ये दोनों पार्टिकल्स जो है ना, ये ऐसे घूम सकते हैं, ये ऐसे z में भी घूम सकते हैं, ये y में भी घूम सकते हैं। माने ये ऐसे नहीं घूम सकते बस, बाकी ये दोनों पार्टिकल्स अगर है तो ये आपका ऐसे घूम सकते हैं भैया, हाँ कि ना, ऐसे घूम सकते हैं, रोटेशन हो रही है। दूसरा आपका अगर इसको z में घूमना हो तो ऐसे घूम सकते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये खुद के अलोंग कैसे घूम पाएंगे, खुद के अलोंग कैसे घूम पाएंगे यार? आप एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन है भाई, खुद के अलोंग कैसे ही घूम पाएंगे? अरे हाय ना बोलो यार। तो यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन हो गया मेरे भाई, एक रिस्ट्रिक्शन हो गया। समझ में आ गया क्या हो गया? एक रिस्ट्रिक्शन हो गया। तो आपने बोला सर 3 ट्रांसलेटरी मोशन है, 2 रोटेटरी मोशन है, 2 रोटेटरी मोशन है, क्योंकि एक तो रिस्ट्रिक्ट हो गया ना, तो इसीलिए आपने यहां पर n को 2 लिख दिया क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है भाई, 2 एटम्स है, और K1 लिख दिया तो K1 इंडिपेंडेंट रिलेशन, देखो यहां पर इंडिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन पार्टिकल्स हमने बोला, मानी रिस्ट्रिक्शन समझ लो कि भाई अपना एक तरीके से एक इस एक्सिस के अलोंग नहीं घूम सकते। और समझ में आएगा जब आप ट्राई एटॉमिक में जाते हैं। ध्यान से देखो, ट्राई एटॉमिक गैस की बात करते हैं भैया। अच्छा, इसके बाद भाई डायटॉमिक में भी एक और बात होती है कि जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लगभग 5000 केल्विन के बराबर, तो इसके पास 2 एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, यानी यहां 5 है तो यहां 7 हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि तब ये वाइब्रेशनल मोड में आ जाएगा, और वाइब्रेशनल मोड में काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इसीलिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने 2 कंसिडर करा मेरे भाई, एक काइनेटिक की वजह से और एक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। समझ में आया कि नहीं है? ट्राई एटॉमिक गैस में क्या होगा भैया, ध्यान से देखना बच्चे, या तो लीनियर मॉलिक्यूल्स है, माने तीनों मॉलिक्यूल्स एक ही लाइन में लगे हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया बात? ठीक है। या नॉन लीनियर है, ऐसे ट्रायंगल की तरह बने हुए हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। जैसे H2O SO2, यहां पर अगर आप देखोगे तो आप इजीली देख सकते हो CO2 CS2 HCN। ध्यान से देखना बच्चे, ये क्या हो सकता है भाई, x के अलोंग, y के अलोंग, z के अलोंग, तीनों मॉलिक्यूल जा सकते हैं भाई, 3 मॉलिक्यूल्स है x y z, तो 3 तो इनका ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है सर। बाकी ये ए भी ऐसे नहीं घूम सकते भाई अपने अलोंग, और ये ऐसे अपने अलोंग नहीं घूम सकते। तो रिस्ट्रिक्शन कितनी हो गई? 2 हो गई। फॉर्मूले में डाल दो, 3 × 3 - 2 बोले तो 7 हो गए डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आया कि नहीं आया? और यहां अगर देखेंगे तो 3 तो मॉलिक्यूल्स है, और रिस्ट्रिक्शन कितनी हो गई? ऐसे नहीं घूम सकते, ऐसे नहीं घूम सकते अपने अलोंग, और ऐसे नहीं घूम सकते। तो ये हो गया 3 3 9 -3 बराबर 6 हो गया। ये हो गया आपका ट्राई एटॉमिक गैसेस। जरूरी नहीं है ना कि 1 2 3 हो, पॉली एटॉमिक गैस भी हो सकता है। ठीक है ना, पॉली एटॉमिक गैस भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो पॉली एटॉमिक गैस के लिए आगे जब मैं एनर्जी समझाऊंगा, स्पेसिफिक समझाऊंगा, तो वहां समझा दूंगा आपको। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखना। एक आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या कह रहा है कि किसी भी सिस्टम में बेटे एट थर्मल इक्विलिब्रियम एनर्जी जो है वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करी गई है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, ध्यान से देखो, ईच एनर्जी ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज 1/2 kBt, इज 1/2 kBt। मतलब मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, और जेड में भी जा सकता है। बस इसकी स्टेटमेंट याद रख लेना कि एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, हाफ kBt हाफ kBt हाफ kBt ऐड करके 3/2 kBt बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? देन वी विल मूव अहेड टू द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस। ध्यान से देखना बच्चे, अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहा हूं बेटे, अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहा हूं, जैसे हीलियम, आर्गन एटसेट्रा, मॉलिक्यूल के पास 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है ना, और इक्विपार्टीशन के हिसाब से वो ये कह रहा है कि एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1/2 kBt, विल बी 1/2 kBt बेटे।
ध्यान से देखना, F3 है भैया, एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 केबीटी, एनर्जी इज 3/2 केबीटी, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस। अगर 1 मोल की बात हो रही है, ये तो 3/2 केबीटी है, आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या है 3/2 RT के बराबर हो गया, क्योंकि केबी इंटू Na क्या होता है 3/R होता है। सीवी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम du/dt। सीवी क्या होता है बच्चे, du/dt। तो d/dt और u की जगह 3/2 RT, भाई t से t कटा तो 3/2 R बन गया। सीवी कितना बन गया 3/2 R। याद रखना यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, आपने थर्मल में पढ़ा है ना, मेयर्स फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बेटे, विच इज सीवी प्लस आर, क्योंकि सीपी माइनस सीवी बराबर आर होता है, तो ये आ गया 5/2 R। और गामा क्या होता है, दोनों का रिलेशन, रेशियो सीपी बाई सीवी, तो दोनों को डिवाइड करा तो गामा 5/3 R आ गया। बस आपको इतना याद रखना है मेरे भाई कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए F3 होता है और आपका सीपी जो होता है, सीवी जो होता है 3/2 R होता है, सीपी 5/2 R होता है और गामा 5/3 बोले तो 1.67 होता है। ये याद रखना है आपको, ये याद होना चाहिए, पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो मजे आएंगे। बेटे डाई एटॉमिक गैस में ट्रांसलेशनल डिग्री 3 होता है, रोटेशनल डिग्री आपका 2 होता है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो एनर्जी क्या होगा 5/2 केबीटी इंटू Na, बोले तो 5/2 RT टोटल इंटरनल एनर्जी, तो du/dt कर लो तो 5/2 R हो गया, तो Cp कितना हो जाएगा 7/2 R, तो गामा क्या हो जाएगा 7/5 विच इज 1.4। हां अगर वाइब्रेशनल एनर्जी भी है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी फिर 7 हो जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में आपका Cv जो है वो 7/2 R होगा, Cp 9/2 R होगा और गामा जो है वो 9/7 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो कह रहा सर वाइब्रेशनल मोड्स आर इनएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, मैंने वैसे ही बोल दिया आपको 5000 केल्विन के बराबर पे एक्टिवेट होगा वो, तो नॉर्मली हम वाइब्रेशनल मोड को नहीं पढ़ते बेटे। फिर हम स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस की बात करेंगे। अगर नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस है तो एनर्जी, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है तो एनर्जी क्या होगा 6/2 केबीटी। भाई हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का एनर्जी कितना है 1/2 केबीटी, तो 6 है तो 6/2 केबीटी इंटू Na विच इज 3 RT, विच इज 3 RT, तो Cv क्या हो जाएगा 3R हो जाएगा, Cp क्या हो जाएगा 4R हो जाएगा, तो गामा क्या हो जाएगा 4R/3R विच इज 4/3। और अगर लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस है तो U हमारा 7/2 केबीटी है मेरे भाई, विच इज 7/2 RT, तो Cv क्या हो जाएगा du/dt विच इज 7/2 R। बात समझ में आ रही है? तो Cp क्या हो जाएगा Cv प्लस R विच इज 9/2 R और गामा क्या हो जाएगा Cp/Cv विच इज 9/7 1.28। ये सब आप जब लिखेंगे ना तो लिखने के बाद फिर आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं बच्चे, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेस, ये भी कोई नहीं बताता है। अब नॉर्मली ऐसा मान के चल रहे हैं कि कोई पॉलीएटॉमिक गैस है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ F डैश है, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है भैया कुछ F डैश है बेटे, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम या कुछ F है मेरे भाई, तो एनर्जी क्या होगी F/2 केबीटी, तो Cv क्या हो जाएगा du/dt, बोले तो F/2 R, Cp क्या हो जाएगा F/2 + 1 R और गामा क्या हो जाएगा F/2 + 1 अपॉन F/2 R, सो गामा इज 1 + 2/F, गामा इज 1 + 2/F। इन जनरल पॉलीएटॉमिक गैस का 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 3 रोटेटरी होता है। मान लेते हैं F डैश वाइब्रेशनल है, तो ट्रांसलेटरी की वजह से 3/2 केबीटी, रोटेटरी की वजह से 3/2 केबीटी और F डैश इंटू केबीटी हो गया। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि वाइब्रेशन में एनर्जी काइनेटिक भी होता है और पोटेंशियल भी होता है, तो इसीलिए आधा काइनेटिक का और आधा पोटेंशियल का मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से गामा इतना निकल के आता है। क्या ये वाला पेज पूछा जाता है? बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक पूछता है, ये तो मैंने एक्स्ट्रास में दे दिया आपको। गॉट इट गाइस? लास्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा दैट इज एक्चुअली फ्री पाथ मेरे भाई। तो फ्री पाथ क्या है? दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो भाई दो मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना उसको फ्री पाथ बोलते हैं। देखो एक मॉलिक्यूल यहां से यहां कोलाइड करा तो ये डिस्टेंस λ1 इज फ्री पाथ, दिस इज फ्री पाथ, दिस इज फ्री पाथ, दिस इज फ्री पाथ, दिस इज फ्री पाथ, और इन सभी फ्री पाथ्स का मीन निकाल लिया तो वो गया मीन फ्री पाथ, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दो सक्सेसिव कोलिजन का मतलब एक कोलिजन किया फिर दूसरा किया, अब जो डिस्टेंस लिया दैट इज फ्री पाथ यानी λ1, और लैम्डा बार इज बेसिकली इन सब का मीन। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है भैया? देखो लैम्डा बार का मतलब क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टाइम टी। कितना डिस्टेंस किया और कितना नंबर ऑफ कोलिजन्स। याद रखो डिस्टेंस को बोलते हैं स्पीड इनटू टाइम, नंबर ऑफ कोलिजन्स के लिए हम बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्वेप्ट बाय मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम।
ठीक है ना, ये हमने बोल दिया। ध्यान से देखोगे बच्चे, एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया हमने जिसका रेडियस डी है, या कह दो डायमीटर 2d है, या कह दो मेरे भाई डायमीटर 2d है भैया। यहां से एक मॉलिक्यूल आ रहा है जिसका डायमीटर ही d है, यानी ऐसे दो मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? बात तो सही है सर। भाई मेरा मान लेते हैं ऐसा एक मॉलिक्यूल आ रहा है जो मोशन में है, ठीक है ना, जिसका कुछ एवरेज वेलोसिटी है। हमने बोला ठीक है भैया, ये मॉलिक्यूल अंदर आएगा तो जो भी अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे उसके साथ तो कोलाइड करेगा ही करेगा। अब हमने ऐसा कंसिडर किया भैया कि एक मॉलिक्यूल आधा बाहर है आधा अंदर है, ये वाला भी आधा बाहर है आधा अंदर है, और अंदर इसका d/2 है डिस्टेंस और बाहर भी d/2 है डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मॉलिक्यूल पास चला जाएगा क्योंकि पूरा डिस्टेंस यहां पर क्या है, अगर आप पूरा डिस्टेंस देखेंगे इस सिलेंडर का तो 2d है भैया। कितना है भैया? 2d है। 2d में से d/2 और d/2 d हटा दो तो ये बिल्कुल पास कर जाएगा, कोलाइड नहीं करेगा मेरे भाई, हाँ कि ना? तो यहां से एक चीज बोला गया, अगर मॉलिक्यूल d/2 या उससे ज्यादा अंदर होगा तो कोलिजन होगा, अदरवाइज कोलिजन नहीं होगा। तो मॉलिक्यूल का कोलाइड होने के लिए उसका हिस्सा जो अंदर होना चाहिए उसका डिस्टेंस d/2 से बड़ा होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? और ये एक्चुअल में वैलिड है मेरे भाई जब सारे मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल मोशन में है। समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्मूला देखो भैया। सर स्पीड क्या है सर? ये v बार लिख लिया मैंने, ठीक है ना, जो मॉलिक्यूल का है स्पीड, और t मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? पाई d स्क्वायर इंटू लेंथ। भाई एरिया इंटू लेंथ होता है, लेंथ कितना कवर करेगा? v डैश के साथ आपका t टाइम में, और n तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है भैया। समझ में आया कि नहीं है? हमने कहा ठीक है सर। तो ये बना 1/πd² n। मगर याद रखो ये तब है जब एक मॉलिक्यूल मोशन में है, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे है। ये तब है जब एक मॉलिक्यूल मोशन में है और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे है मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं है? मैक्सवेल ने इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करा कि भाई सभी मॉलिक्यूल्स अगर मोशन में है तो ये जो मीन फ्री पाथ है ये 1/√2 n πd² हो जाएगा। यहां पर क्या है? πd² n है, तो कह रहा है √2 से और मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में। डेंसिटी क्या होता है बेटे? डेंसिटी क्या होता है बच्चे? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, हाँ कि ना? एक मॉलिक्यूल का मास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। और हमने अभी पढ़ा कि स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कैपिटल N/V। तो ये मेरा mn बन गया कि नहीं बन गया? तो n मेरा क्या बनेगा? ρ/m। जहां पर n है वहां पर आप ρ/m डाल देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटे m/√2 πd²ρ। तो ये वाला जो फॉर्मूला है मेरे भाई ये बन जाएगा बच्चे m/√2 πd²ρ। समझ में आया कि नहीं आया? एक मोल ऑफ गैस के लिए पीवी आरटी के बराबर होता है, तो पी आरटी बाई वी हो जाएगा। एन से डिवाइड करो, एन से मल्टीप्लाई करो तो पी हो जाएगा एन इंटू के बी इंटू टी, तो स्मॉल एन हो जाएगा पी बाई के बी टी। तो अब अगर मुझको यहां पर एन डालना है तो यह फॉर्मूला और बनेगा के बी टी बाई √2 πd² इंटू पी प्रेशर के टर्म्स में। यह है आपका मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट। विद दिस वी आर एक्चुअली डन विद द चैप्टर बेटे। आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हमने क्या क्या पढ़ लिया? मीन फ्री पाथ पढ़ लिया, फ्री पाथ पढ़ लिया, स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेस पढ़ लिया, ट्राइएटॉमिक गैसेस पढ़ लिया, हमने सब कुछ पढ़ लिया। स्पीड भले ही थोड़ी तेज रही थी लेकिन अब समय नहीं है जहां पर, क्योंकि ऐसे तो 5 घंटे में भी चैप्टर करवा लेंगे। मैं बस आपको इतना बोल रहा हूं कि ये 1.25 घंटा आपके लिए इनफ है। इसको 1.5x पे आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ इस 1.25 आवर्स का जो कंटेंट है इसको लिखने के साथ आपको हो सकता है 3 घंटे के आसपास लग जाएंगे। तो एक दिन में अगर आपने 3 घंटे में एक पूरा कंप्लीट चैप्टर कर लिया जो आपके पेपर में 4 से 5 नंबर का आ रहा है, तो और चाहिए क्या आपको? जिसका नहीं आ रहा है, जिसका कट है, वो तो और अच्छी बात है। ये मैंने आपको आज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये वाला मैंने जो है ना चैप्टर पूरा कंप्लीट करके दे दिया। मैं फिर से बोलूंगा, आपको नोट्स चाहिए, यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। साथ में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो विच इज फिजिक्स ऑन योर टिप्स, विच इज फिजिक्स ऑन योर टिप्स। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पर भी आपको सब चीजें मिलेगी। बेटे एक कम्युनिटी बना रहा हूं, एक ऐसी कम्युनिटी बना रहा हूं कि जहां पर सिर्फ सीरियसली हम काम करेंगे। आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, ऐसा कंटेंट दिया जाएगा जो आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बेटे, आप लोग का एक शेयर,
एक सब्सक्राइबर मोटिवेट जरूर करता है मुझको। जब आप एक कमेंट करते हैं ना कि सर मजे आ गए, सर आपने जो पढ़ाया बिल्कुल अच्छा लगा, तो ये दिल को खुश कर देता है और काम करने पे मजबूर करता है। ट्राइंग माई बेस्ट, यू ट्राई योर बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ हूं हर एक चीज के लिए। मिलता हूं आपसे ऐसी एक बहुत प्यारी और वीडियो में। तब तक के लिए यार ऑल दी वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। बाय गाइस, बाय अरनियस, जय हिंद।